आगे। आगे आता है लॉरेंस। कोई यार लिखा था कहाँ? कोई और बता दो, रुको पेपर नहीं मिल रहा है, लिखा था। ठीक है, तो लॉरेंस कर्व है बेसिकली क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन के बीच में और क्यूमुलेटिव पोर्शन ऑफ इनकम के बीच। ठीक है, तो मतलब कितना परसेंट जनता के पास कितना परसेंट मनी है, ये अपन एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर हमने देखा था अगर लाइन स्ट्रेट होती है यानी परफेक्ट इक्वालिटी वाली लाइन हो जाती है, एक्स इक्वल टू वाई हो जाता है, तो वो परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन होती है कि मतलब मतलब सबके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। और इसी कर्व की हेल्प से हम लोग निकालते हैं जिनी कोफिशिएंट। ठीक है, का फॉर्मूला हमने देखा था। अगर इस ए बाई ए कर्व प्लस में अगर बी। आप, हाँ, अगर इस कर्व में देखो A1 अपॉन में A1 प्लस A2, ये होता है गिनी कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला। अगर गिनी कोफिशिएंट 1 है तो क्या सिचुएशन होगा? क्या फिर से परफेक्ट बताइए। इक्वालिटी, मतलब अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी या परफेक्ट इक्वालिटी होगी? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ना, गेनी कोफिशिएंट तो इनइक्वालिटी मापने के लिए होता है। हाँ, मतलब उसमें दो चीजें होती है ना, या तो 1 होगा या 0 होगा, या उसके बीच में भी होता है। तो 1 मार्क वन करता है जीरो पर, हाँ, 1 मार्क करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी को और 0 मार्क करता है परफेक्ट इक्वालिटी को। ठीक है, तो ये था लॉरेंस कर्व। देन नेक्स्ट गिनी ऊपर। कोफिशिएंट। यार उल्टा बोला क्या तुमने? उल्टा कैसे बोल दिया? ये देख, ये गिनी कोफिशिएंट है ना, अगर हाँ। ये सही होगा, लाइन ऑफ इक्वालिटी पे होगा, तो A1 जीरो, A0 नहीं होगा, राइट। तो फिर क्या गिनी आना चाहिए कोफिशिएंट इक्वालिटी? मतलब समझ लो कि भाई इनइक्वालिटी, अच्छा, कंफ्यूजन एक चीज नहीं और होगा। ऊपर लॉरेंस कर्व ऊपर और एक चीज उसमें है कि एक सेकंड ऊपर ना, हाँ, इसी कर्व में जैसे किसी को पता करना है कितने परसेंट पॉपुलेशन के पास कितना परसेंट इक्वालिटी मतलब वो है, इनकम है। इनकम। हाँ, इनकम है। तो एक जैसे लाइन है, यहाँ से लाइन खींच के बताया कि एक्स एक्सिस एक्स वर्टिकल लाइन खींची 60 पे, हम्म। 60 मतलब 60% पॉपुलेशन के पास इसमें अराउंड आ रहा होगा 25% लोगों के पास, 60% मतलब 60% पॉपुलेशन सिर्फ 25% इनकम है। इसका मतलब करेक्ट। बाकी 40% के पास ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा इनकम है। तो ये ऐसे इसमें पता चल जाएगा कितने परसेंट। करेक्ट। तो हाँ वो तो वही ना, इनइक्वालिटी वाला। वो तो कोएफिशिएंट तो सिर्फ नंबर दिखाएगा। हाँ, मतलब कोफिशिएंट से ही आप कंपेयर करोगे हम्म, बेसिकली अलग अलग इकोनॉमीज को या अलग अलग कंट्रीज को। ठीक है, आप क्योंकि वो सब चीजें रिलेटिव हो जाएंगी कि किसी कंट्री के पास बहुत ज्यादा पैसा हो सकता है, किसी के पास बहुत कम पैसा हो सकता है। लेकिन ये अगर हमें देखना है कि इनइक्वालिटी दो कंट्रीज के बीच में किसमें ज्यादा है किसमें कम है, वो हम गिनी कोफिशिएंट से ही पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये हो गया अपना एनवायरमेंटल पुजनेट कर्व, देख लिया हमने। ये बेसिकली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है और स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जब एक कंट्री या एक डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, तो वहां पे हम देखते हैं कि एनवायरमेंट जो डिग्रेडेशन है डेवलपमेंट के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, एक पॉइंट आता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, उसके बाद अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो वो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करता। ठीक है, तो जैसा यूएसए को बोल सकते हैं, यूएसए सॉरी या फिर ब्रिटेन को बोल लो, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था वहां पे, तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था। इनफैक्ट स्मॉग वगैरह जो है, जैसे स्मॉग भी अगर आप पढ़ते हो ना, तो उसमें एक लंदन कैटेगरी ऑफ स्मॉग है। ठीक है, तो वो मतलब वहीं से नाम आता है, लंदन से नाम आता है, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था कि मतलब लंदन में लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। थेम्स रिवर जो थी स्मॉग वो बहुत मतलब ज्यादा। वो जो स्मोक प्लस फॉग, वही ना? वही वही। ज्योग्राफी वाला। तो क्या? ज्योग्राफी वाला ना, स्मोक हाँ हाँ, प्लस फॉग। ज्योग्राफी। ठीक स्मॉग, है ठीक। ठीक है, स्मॉग में दो कैटेगरीज होती है, लंदन और लॉस एंजलिस वाला। तो लंदन स्मॉग जो है वो वहां से नाम आता है क्योंकि उसमें सल्फर का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये फिर देखा गया। अब अगर आज के मॉडर्न एज के अंदर हम देखें आज के टाइम में, तो वहां पे डेवलपमेंट का जो लेवल है बहुत ज्यादा हाई हो गया, एंड जो डिग्रेडेशन है कहीं ना कहीं कम हो गया। मतलब वहां पे अगर आप देखो वेटलैंड्स है वो ज्यादा बेटर है, थेम्स रिवर पहले से बहुत ज्यादा क्लीन है। इनफैक्ट गंगा के लिए भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि उसको थेम्स जैसा बना देंगे, या यमुना के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है। एंड लेफर कर्व, कोई बताएगा लेफर कर्व के बारे में? ये स्मोक वाला केस लंदन में एक बार हुआ था ना, विंस्टन चर्चिल के टाइम, जब उसे मतलब
उनकी पावर को खतरा हो गया था, इतनी ज्यादा हो गई थी स्मॉग। हाँ मतलब काफी पहले हुआ था ना सर। हाँ हाँ, विंस्टन चर्चिल के टाइम में। हाँ मतलब वो काफी पहले से चलता हुआ आ रहा था, मतलब अगर आप देखोगे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था तब भी प्रॉब्लम मतलब वहीं से शुरू हो गई थी प्रॉब्लम। हम्म। और उसके टाइम फिर वो वॉर वगैरह था तो उसमें तो वैसे ही रहता ही कुछ ना कुछ दिक्कत। टैक्स एक रेवेन्यू और सेकंड। इन्फ्लेशन के बीच होता ना सर। क्या? टैक्स रेवेन्यू और टैक्स टैक्स हाँ रेट। रेट। टैक्स रेट। टैक्स रेवेन्यू मतलब कलेक्शन कितना हुआ है और क्या रेट है, स्लैब्स नहीं, कैसे हैं। अगर टैक्स ज्यादा रख लेते हो तो लोग इवेशन करते हैं ना, यही वाला है ना ये? हाँ इसमें मतलब यही था ना कि अगर एक पॉइंट से ऊपर अगर आप टैक्स को रख देते हो तो वहां पे हाँ, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा टैक्स रेवेन्यू के अंदर, ठीक है, यानी लोग जो है वो टैक्स इवेजन करना शुरू कर देंगे। ये एक तरीके से काम करने के लिए डिसेंटिवाइज हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज है, मतलब अच्छा। एक सर्टेन पॉइंट तक तो बढ़ेगा उसके साथ, बट उसके बाद नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाई टैक्स करने से कोई गवर्नमेंट को कभी बेनिफिट हो जाएगा। सही है, सही है, इसीलिए तो वो कॉर्पोरेट टैक्स कम करते हैं ना। करेक्ट हाँ, इसको वहीं से रिलेट करते हैं ना। करेक्ट करेक्ट। देन फिलिप्स कर्व, ये बताओ कोई फटाफट। फ्लिपकार्ट इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। और आगे भी बताओ। कि थोड़ा इन्फ्लेशन बेटर रहता, मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जाएगा। और ये इन्फ्लेशन बेसिकली एक इंडिकेटर होता है कि इकोनॉमी भी ग्रोथ हो रही है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जनरल केस में ऐसा होता है कि ग्रोथ भी हो रही, तो वो ग्रोथ फैक्टर इन अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है। लेकिन ये शायद फेल हो जाता है ना उस कर्व में, शायद स्टैगफ्लेशन केस करेक्ट में शायद ये फेल होता करेक्ट, है। वहाँ फेल हो जाता है, सही है। या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गए हैं तो वो चीज में भी ये एक तरीके से फेल हो जाएगा। फिर एंगल्स कर्व हमने पढ़ा था, एंगल्स कर्व क्या था? गुड्स गुड सॉरी कौन कौन इन्फीरियर गुड्स थी और नॉर्मल गुड्स के बीच का था ना। नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स में तो स्लाइट स्लोप रहता है जैसा पहले फिगर में है। और अगर जैसे सेकंड वाला फिगर इंफीरियर गुड्स देखें तो स्टार्टिंग में तो उसका बढ़ता रहता है जिससे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही होती है, बट सर्टन पीक पे आने के बाद हम वापस उन इंफीरियर गुड्स को यूज कम कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इनकम बढ़ रही होती है, तो वी मूव टुवर्ड्स नॉर्मल गुड्स और सम अदर लग्जरी गुड्स। तो इसलिए इस कर्व का ऐसा है। राइट। ठीक है, मतलब मैथ सबने पढ़ा हुआ है ना, मतलब वो 11th वाला टैन थीटा वाला। पढ़ा तो मत याद सबने है। दिलाओ भाई। क्या याद नहीं है कुछ भी। टैन फोर्टी मत। फाइव ना तो ना वो ना जो ना ना, मत मैं याद वैसे वो 45 दिलाओ। नहीं है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। हाँ मतलब वो ठीक है, इतना फंक्शनल नॉलेज ठीक है। तो क्या होता है इस कर्व में, तो देखो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ASTC वाला कर्व था ना, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, फिर सिर्फ साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अभी इस लाइन का अगर आप वो देखो, क्या नाम बोलते हैं, टैन देखो, तो टैन इसका मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में ही रहने वाला है। तो ये जो है वो एक पॉजिटिव स्लोप कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन देखोगे यहाँ पर वो 90 डिग्री से ऊपर निकल गया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि टैन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इसलिए जब इनिशियली एक पॉइंट से इनकम जब बढ़ेगी, ठीक है, तो वहां पर हम देखेंगे कि वो पॉजिटिव स्लोप रहता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब हमारी इनकम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो कुछ सर्टेन कमोडिटीज है वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो जैसे कल गाड़ी का एग्जांपल दिया था कि अगर अपनी सैलरी मिडिल इनकम है या लोअर इनकम में है तो हम प्रेफर करेंगे मारुति ले। लेकिन एक सेगमेंट में अगर हमारी हायर इनकम की तरफ हम लोग चले जाते हैं तो वी डू नॉट गो फॉर मारुति, वी गो फॉर टोयोटा वगैरह, ठीक है। तो वो जो मारुति की कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी, तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे इनकम है और यहाँ एक्स एक्सिस पे वो फूड का यूनिट है, ठीक है। ये चीज है, राइट। देन नेक्स्ट रन कर्व। क्या हो गया? ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे होती है। ठीक है। ये पता ही है कि एक पॉइंट से ज्यादा वापस गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो उससे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं होता,
मतलब डिक्रीज ही होने लग जाता है उसके बाद, ठीक है। वो हमने देखा था कल यूनिवर्सल बेसिक पे। हाँ, कल वो एग्जाम्पल सब भी देखा था। राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेज कर्व। The wage curve is a graphical representation of unemployment level and wages presented in a local terms for a specific region. It is seen that there is negative relationship between the levels of unemployment and wages. Okay. ये थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये एग्जाम्पल क्या पढ़ लेता है ये समझ में नहीं। पढ़ दे। A worker who is already employed in an area where the unemployment rate is high earns far less as compared to an area or region where fewer jobs are available. Labor supply is the function of a wage rate. The higher the wage rate offered, the more is the supply of labor evident. मतलब ये बता रहा है ना कि क्या बोलते हो, जहाँ पे लेबर सप्लाई ज़्यादा है तो वहाँ वेज कम मिलता है, यही ना? नहीं नहीं, जहाँ जहाँ पर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है ना, वहां पर जो हाँ वेजेस हैं वो कम मिलते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है वाइस ठीक वर्सा। ये रहा ग्राफ। आगे। तो जहाँ पे चीप है। लेबर होगा वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं होगी उतना, इसका मतलब शायद यही कह रहा है ना। पर वो जितना चीप चीप नहीं लेबर है मतलब ना, वेजेस, वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट कम कम है। अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो वेजेस हाई है ना। हाँ इतना ही है, सही है, ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ उल्टा। सही। ऐसा होता है ना, दिस जैसे कोई भी एरिया है तो यहाँ पे अगर लेबर ज्यादा है तो लोग आसानी से कोई भी काम करने को तैयार हो जाएगा। मतलब अगर सिचुएशन देखे तो वेजेस कम डिस्गाइज कम में की भी तरह काम होता करने है, की कोशिश करेंगे। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की तरह होता है। हाँ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है इसलिए चीप लेबर आसानी से मिल जा रहा है। हाँ सही। और चीप लेबर है तो चीप तो ना, कम पैसा है। यही वो, हम आगे आगे कोई पढ़ दो यार, शायद इसमें थोड़ा और क्लियर हो जाए ये चीज। This happens because it gives an individual the incentive to work for some extra hours if the need arises. Under normal circumstances, a laborer for a specific task gets rupees 100 रुपए per hour. This is the wage rate at a time when there is no shortage of work and the workforce is available even for some more working extra hours. Let us assume a scenario where there are many not jobs in the labor market. Unemployment rate is high, which means a lot of people who want to work are underemployed. In this situation, prevailing wage rate would be much less than what a person earns under normal circumstances, which is 100 rupees per hour. Due to high level of unemployment, the current rate is much less than 100 rupees per hour. The person who is employing can now hire more laborers to perform a set of tasks because there is an excess supply in the region. To sum up, when there is less unemployment and fewer laborers available to work on a specific task, the wages then and that given task turns higher. On the other hand, higher unemployment with a sizable number of laborers wanting to work eventually lead to lower wages. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है शायद, मुझको लग रहा है, मतलब रिलेट कर पा रहा हूँ शायद। नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट से भी रिलेट कर सकते हो, डिस्गाइज से नहीं है, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट से आप रिलेट कर सकते ठीक, कोई बात हो। नहीं। नेक्स्ट देन एवरेज आता का। है बेवरेज कर्व. दिस refers to graphical representation show that the relationship between unemployment rate and the job vacancy in the economy. It is named after British economist William Bridge. तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा. Usually slopes downward because times when there is a high job vacancy in an economy are also marked by relatively low employment. High job vacancy in an economy are also marked by relatively low unemployment, since companies may actually be actively looking to hire new people. By the इसको same तो logic, यूपीएससी से कनेक्ट कर लो। साल साल भर कम वैकेंसीज आ रही तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। सही बात है। आई थिंक ये तो सिंपल ही था। नेक्स्ट, ग्रेट गेट बी कर्व।
Describe relationship between current income inequality and how hard it is for children to move up the economic ladder relative to their parents. Countries with higher inequality, higher ये इसमें बिल्कुल एक हम लोग की तरह हम लोग बैठ रहे हैं। हम लोग के पेरेंट्स को जॉब मिल गई थी, हम लोग को सेम टाइप की जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है इस समय। अरे मतलब एक उसका इंडेक्स भी है, अगर किसी को याद हो, एक रिपोर्ट है आई थिंक, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, WEF का। वो भी सेम चीज के ऊपर ही है कि हमारे पेरेंट्स के मुकाबले हम कितना लेवल ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। वो एक चीज से रिलेट करता है, रिपोर्ट है इसकी। पता है क्या किसी को? ठीक ये है, नहीं पता। बाद में देखते हैं। countries with higher income inequality tend to have lower upward economic mobility, which can affect the opportunity for future generation to move up the social ladder. It was famous by Alan Kruger, late economist and former chairman of Council of Economic Advisors. He explained upon research about the association between a country's income inequality and the relationship between children and their parents' income. Nordic countries में Atlantic ना नहीं उस वाले स्वीडन ये स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, फिनलैंड। फिनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड स्वीडन, चारों। पांचों। हाँ ठीक है वो आई थिंक हाँ हाँ स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब शायद उसमें एक स्कैंडिनेवियन 3 कंट्रीज आते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। कौन कौन से है? डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। नॉर्वे, स्वीडन, और फिनलैंड है शायद नहीं स्कैंडिनेवियन नहीं, में। स्कैंडिनेवियन 3 ज्योग्राफी थे। है क्या मैंने ये किसी का डीएनएस करके याद किया था, क्योंकि डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, और फिर नॉर्डिक कंट्री में और 2 मिला दो, फिनलैंड एंड आइसलैंड। पेनिनसुला में सही जो है, आती है। डीएनएस है ना, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। हाँ, डेनमार्क है, DNS है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, ये स्कैंडिनेवियन है, और फिर बाकी 2 मिला के फिनलैंड, आइसलैंड, वो नॉर्डिक कंट्रीज। 5। करेक्ट। नाइस। नाइस ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज दैट हैव लो इनकम inequality and a low elasticity fall at the bottom of the curve। तो जिसकी अच्छी परफॉर्म मतलब इनइक्वालिटीज कम है वो नीचे जा रहा है यहाँ पे। और जनरेशनल अर्निंग इलास्टिसिटी, इसमें है ना, ऐसा था कि ग्रेटा थनबर्ग कुछ कई बार बोलती रहती ना इंडिया के इश्यूज में कि वो करो, ये करो, इलेक्ट्रिसिटी और क्लाइमेट चेंज के लिए। तो मृणाल सर ने उसकी लगा दी थी कि तुम तो वहां रहती हो, वहां पे क्या है, हमारे यहाँ रहकर देखो कितनी प्रॉब्लम्स रहती है। हाँ, ये इसमें यही शो कर रहा है, जितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ होंगी तो उतनी कम अपॉर्चुनिटीज़ होगी, मतलब इक्विटी बेटर नहीं मिल पाएगी लोगों को, इक्वालिटी के चांसेस, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस कम होंगे। तो जो हमारे पेरेंट्स को मिला था, तो ओवरऑल द पीरियड इतनी इनइक्वालिटी हो जाएगी डेवलप कि हमको सेम चीज़ पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे और चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका होगा। क्योंकि अभी मुझे कर तो रहे हैं भाई। पॉपुलेशन ही बहुत ही है ना, तो क्या करें। नेक्स्ट ऑफर कर्व। Offer curve, the economy in economics and particularly international trade, an offer curve shows the quantity of one type of product that an agent will export for each quantity to another type of product that it import. It is because of this reason the offer curve is also known as reciprocal demand curve, derived from English economists Edgeworth and Marshall to explain the international trade. बार्टर सिस्टम की बात कर रहा है क्या? स्टील इज इम्पोर्टेबल, क्लोथ इज एक्सपोर्टेबल। इससे निकल के क्या आया ये नहीं समझ में आया मुझे। एक वो ऐसा कुछ था ना कि जैसे जो मेडिटेरियन के पास कंट्रीज है तो वो अच्छे वाइन बनाती है,
और कोई और कंट्रीज लेते हैं तो वो अच्छा अगर वीट या कुछ भी बनाती है तो जो अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं और कम समय में कम लेबर में, तो उनको वो चीज एक्सपोर्ट करनी चाहिए। ये भी एक प्रिंसिपल है, बट मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उससे रिलेट कर सकते हैं इसको? कंपैरेटिव वही एडवांटेज ना, बोलते वाटर सिस्टम जैसे पहले होता था। अच्छा हाँ, हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज रिकार्डो का है क्या ये? उसका तो शायद इक्विवेलेंस था, शायद ऐसे करके इक्विवेलेंस था ना। कंपेरेटिव। तो ऑफर मतलब को जब नेट में सेविंग टाइप ज्यादा करने इजीली जाते हैं, देखते हैं। डेप्थ जब रहता होता है, वो रिकॉर्ड हो इक्विवेलेंस था वो। आई थिंक वो तो वही होता है। कर्व मतलब ये दिखाता होगा ना, अगर पैरेलल लाइन है, मतलब सॉरी वो स्ट्रेट लाइन है, यानी tan एकदम 45 डिग्री पे है और वो x और y इक्वल रहेगा उस केस में, कि जितना इंपोर्ट कर रहा है उतना ही एक्सपोर्ट कर रहा है वो कमोडिटी, कोई दूसरी कमोडिटी जितना एक्सपोर्ट कर रहा है उतना ही कोई कमोडिटी है उसको इंपोर्ट भी कर रहा है, तो वो बराबर हो जाएगा। हाँ। बट अगर ये ऐसा कर्व करने लगेगा, मतलब टुवर्ड्स द x एक्सिस, तो इसका मतलब वो डोमिनेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट अगर कहाँ, एक्सपोर्ट में तो कम हो रहा है ना एक्स नहीं एक्सिस पे। एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, जैसे ये कर्व अगर ऐसे आ रहा होता, इस डायरेक्शन में आ रहा होता, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा होता ना वो, अगर इस पॉइंट पे होता तो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा होता, ठीक है। और वहीं अगर ज्यादा इंपोर्ट कर रहा होता तो वाई एक्सिस की तरफ वो चीज चली जाती, तो आई थिंक ये पता लगता अपने को। अच्छा, इसमें लिखा है ये ये ऊपर रेसिप्रोकल जो ऑफ डिमांड कर्व है, इसी में लिखा है क्या? ना, इज नोन एज ये ऑफर हाँ कर्व इज नोन एज रेसिप्रोकल ये ऑफ जो ऊपर डिमांड। लिखा है उसका क्रक्स यही है ना कि अगर मान लो हम लोग 10 मतलब एक आर्टिकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लो वो क्लोथ होगा कोई, और उसके बदले में कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मतलब एक प्रोडक्ट है यहाँ पे, क्लोथ दे रहे हाँ हैं तो मैं वही कह स्कीन रही के हूँ, ऊपर दे अगर रहे हैं। एक, हाँ ठीक है, संजय ने जो कहा वो सही है, एक्स एक्सिस की तरफ आएगा मतलब एक्सपोर्ट कम हो रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है बढ़ रहा अगर है। एक्सपोर्ट की तरफ आ रहा है तो। सॉरी, हाँ, एक्सपोर्ट हाँ बढ़ रहा है एक्सपोर्ट ना। बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक ये तो फालतू ही कर्व था। ऑफर कर्व और रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी बोलते हैं, बस ये था इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने का। और ऑफर कर्व से याद रखना, ऑफर करते एक दूसरे को, मतलब इंपोर्ट वाला एक्सपोर्ट दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज कर लेते हैं ऑफर में। ठीक है। रिकवरी वन जो देखे हुए अपन ने। मोदी जी का फोटो आ रहा था। हाँ, जे कर्व बता दे भाई। Jacob, in an economic theory, states that under such an assumption, a country's trade deficit will initially worsen after the depreciation of its currency, mainly because higher price on imports will be greater than the reduced volume of imports. Higher value of on imports will be greater than the reduced volume of imports. ठीक है, ये तो ठीक बेसिकली है। कहना trade deficit will initially worsen after depreciation of currency, mainly because higher price on imports will be greater than the reduced volume of imports. Higher prices चाइना on वाला देखो, केस डिवैल्यूट करा उसने। राइट। किसने डिप्रिसिएशन डिवैल्यू से किया? इसका एग्जांपल चाइना दिया। चाइना करता है, मतलब कि ये अपना अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ना, तो डिवैल्यूशन करता है। तो डिवैल्यूशन में हाँ। क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। हाँ, हम्म। हाँ, मतलब इसमें ये चीज हो गया ना कि अगर एक कंट्री ने अपना जो करेंसी को डेप्रिशिएट कर दिया है, ठीक है, तो इनिशियली उसको नुकसान होने वाला है क्योंकि उसके जो इम्पोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, ठीक है। बट एक पॉइंट के बाद अगर वो उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहते हैं तो वो वापस जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो वापस पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, क्योंकि उसके जो गुड्स है वो काफी कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे मार्केट के अंदर, बिकॉज ऑफ लोअर रेट्स इन इंटरनेशनल मार्केट। वही है ना इसका मतलब। यहाँ पर डेप्रिसिएशन से बेटर डिवैल्यूशन ही होगा टर्म, मतलब कि वो तो मार्केट फोर्सेस से होता है, डिवैल्यूशन एक कंट्री खुद करती है। डिवैल्यूएशन तो कंट्रीज का जो एपेक्स मॉनेटरी बैंक होता है वही करता है ना अपने हाँ, करेंसी तो को। मतलब सब कंट्रीज में नहीं करता, इंडिया में जैसे नहीं करता, इंडिया में मार्केट ऑपरेशंस करता है मार्केट उस फोर्स। चीज को रिलेट करने के लिए। चाइना में एक एग्जांपल हो सकता है कि वो जानबूझ के डिवैल्यू करता है, मोस्टली कंट्रीज में डिप्रिशिएट ही होता है, ठीक है। आई थिंक उस सेंस में से बोला गया कि अगर करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है
एक तरीके से इनिशियली भले ही नुकसान हो बट लॉन्ग रन में फायदा होगा, जैसे ये कर्व जो है पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, तो मे बी ये एग्जाम्पल है। बाकी और तो मेरे को इसमें कोई इम्पोर्टेंस लग नहीं रहा। हाँ, की टेक अवे, द जे कर्व is an economic theory that says that trade deficit will initially worsen after currency depreciation। ठीक है, ये हमने देखा जैसे करेंसी डिप्रिशिएट होती है, करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो नेगेटिव में चला गया है। ठीक है, यानी इंपोर्ट जो है वो ज्यादा महंगे हैं। Then the response to the curve, which is to increase in imports as export remains static, is rebound, forming a J shape. The J curve theory can be applied to other areas beside trade deficit, including private equity, medical field, and politics. समझ आ गया ना ये? चलते हैं Kinkit demand curve. Oligopoly developed by Paul and Swiggy. The model explains the behavior of oligopolistic organization. It advocates the behavior of oligopolistic organization remains stable when the prices and the output are determined. This implies oligopolistic market is characterized by certain degree of price rigidity or stability, especially when there is change in prices to a downward direction. For example, if an organization under oligopoly reduces prices of the product, the competitor organization would also follow it and neutralizes the expected gain from the price reduction. ये तो easy. So on the other hand, if organization increases the price of the the competitor organization would also cut down their prices. In such case, organization has raised the prices would lose some parts of its market share. The King economic curve model seeks to explain the reason of price rigidity under oligopolistic market situation. Right. ज्यादा प्राइस पे कम क्वांटिटी है और ऐसे से डिक्रीज हो रही है। अगर ये जो ओलिगोपॉली है तो ये लोग जैसे बोलो, ये जो जियो कर रहा था मॉनिपुलिस्टिक बिहेवियर जिसको बोलते हैं कि अपना रेट बहुत कम कर देना, ये आएगा क्या इसमें? हाँ, जियो के कम करने के बाद तो बाकी सब रेट्स कम हुए ना, तो हाँ, यहाँ पे लिखा है ना और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन। भी अकेले रह गया मार्केट में, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या? यहाँ पे तो लिखा है ना, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। कहाँ गया भाई? भैया ये थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। देन द कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन वुड आल्सो फॉलो इट एंड न्यूट्रलाइजेस द एक्सपेक्टेड गेन फ्रॉम द प्राइस रिडक्शन। तो अगर कोई एक कंपनी करता है तो उसको दूसरे वाले फॉलो करेंगे ना मार्केट में एग्जिस्ट होने के लिए। ठीक है। On the other hand, if organization increases the price, the competitor organization would also cut down their prices. हाँ, कोई एक बढ़ाता है तो और जो दूसरे कंपनी है वो कम कर देंगे और उनको मार्केट शेयर मिल जाएगा। जैसे चिप्स का पैकेट भी देख लो, अगर अंकल चिप्स ने बढ़ा है तो बालाजी ने छोटे छोटे पॉकेट्स में कम कर दी प्राइसेस और वो ले आया, ताकि इनको कोई गुड्स भी कहते हैं इनको, जो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हाँ, वही जो कोई होते हैं छोटी ना वही लोकल वाले, ठीक है। तो उनमें क्वांटिटी ज़्यादा भर देते हैं और वो बिंगो टेढ़े मेढ़े तो 50% दे रहा है ना, तो 10 रुपए में। ठीक है। इसको थोड़ा एक बार और देख लेंगे, किंग डिमांड कर्व। बाकी नेक्स्ट पे चलते भी है ना। इंडिफरेंस कितने बाकी है, कल करें? बस एक ही ये कर्व है, बाकी तो शेप्स ऑफ रिकवरी है वो पता ही है, तो आई थिंक उसको देखने की जरूरत नहीं। बात कर्व करते हैं। Correct. Indifference Correct. curve and indifference curve with respect to two commodities. This graph is shown in this combination of two that leave the consumer equally well off or equally satisfied. Hence, indifference is having the combination of the curve.
इक्वली वेल ऑफ और इक्वली सेटिस्फाइड। क्या भाई, नीचे कुछ लिखा है क्या? Shows a combination of two goods that give consumer equal satisfaction and utility, thereby making the consumer indifferent. Along the curve, the consumer has equal preference of the combination of goods shown. For example, is indifferent about any combination of goods on the curve. Typically, indifferent curve shows are shown convex to the origin, and no two indifferences curve ever intersect. दो गुड्स सेम प्रेफरेंस को देखा गया है। किसी को आया है कुछ समझ में इसमें? आई थिंक 2-3 पॉइंट्स इस पे देखने पड़ेंगे। तो ये दो कर्व्स का थोड़ा और मेरे को कुछ कंटेंट मिलता है तो मैं डाल दूंगा, किंग डिमांड कर्व और इंडिफरेंस कर्व का। तो अपन आज का शुरू करते हैं, ठीक है, इनको छोड़ के। बाकी सारे कर्व कंप्लीट हो गए अपने। ये मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक में अंतर क्या होता है? सेम ही होता है ना? कुछ थोड़ी होता है, यही नाउन और एडजेक्टिव का। हाँ, ये हो सकता है। अंग्रेजी ग्रामर। हाँ, मेरे को आज करना था मॉनेटरी पॉलिसी से। कौन मॉनेटरी पढ़ेगा पहला पॉलिसी। क्वेश्चन? मैं पढ़ती हूँ। Consider the following statements. The Reserve Bank of India's recent directives relating to storage of payment system data, popularly known as data diktat, command the payment system providers that they shall ensure that entire data relating to payment systems operated by them are stored in a system only in India. ये आ गया इसमें तो। ये तो इसी बार का क्वेश्चन था ना? हाँ शायद, ओनली शायद सही था। 18 ये 18 सही या है 19 शायद ना? हाँ ओनली सही है। हाँ. Second statement, they shall ensure that the systems are owned and operated by public sector enterprises. हाँ, ये सही है ना? ये कब का क्वेश्चन है? 2018 का। थर्ड पॉइंट बढ़ तो एक बार कंप्लीट। Statement 3, they shall submit the consolidated system audit report to the Comptroller and Auditor General of India by the end of the calendar year. ये तो सही नहीं लग रहा है। ये तो गलत ये है। थर्ड वाला तो रॉन्ग हो गया ना। हाँ, वो तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स के डेटा चेक करेगा। आई थिंक इनका डेटा नहीं चेक करना चाहिए। हाँ, आरबीआई का नहीं जाता है। बी होगा 1 और 2। ऊपर करना है बार और ऊपर करना। कहाँ जाएगा? और बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली स्टोरेज ऑफ एरिया पेमेंट की से होगा कुछ। डाटा लोकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ। खिलाना। श्री कृष्ण कमेटी ने बोला था ना? तो पहला वाला सही है, दूसरे पहला तो वाले का सही देख है। लो। ये सेकंड वाला है जो ये कह रहा है कि दे शैल इंश्योर दैट सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो आई कुछ थिंक ये सेकंड वाला मेरे को तो सही नहीं लग रहा, क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज भी करती है ना ये चीज। क्योंकि वो white एनपीसीआई paper- एक पेमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, जैसे एनपीसीआई है वो उसमें भी शायद प्राइवेट के स्टेक्स हैं, है ना? हाँ सही। 51% तो स्टेक्स हैं NP और बाकी नहीं। एनपीसीआई तो सारे मतलब सब लोगों ने मिलके ही बनाया है। हाँ अब वो मतलब, लेकिन change वो हो गई पब्लिक है, सेक्टर की बात है ना, वो चल रहा है ना अब तो। और ऐसे वो तो बहुत सारे limited- पेमेंट सिस्टम्स है ना, तो कुछ प्राइवेट्स भी हैं। हाँ हाँ। अब तो आने लग गए कि अब है ना ऐसा कुछ आरबीआई नहीं तो का कि आ सकते हैं पेमेंट सिस्टम। अब बोलो क्या ऑप्शन पूछ में रहे हो? मतलब ऐसा नहीं ना दिया है कि ओनली प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज ही कर सकते हैं। हाँ लेकिन उन्होंने बोला देश इंश्योर दैट, हाँ वही कंफ्यूजन इसीलिए है ना कि उन्होंने बोला है ना कि इंश्योर करेंगे ये पब्लिक सेक्टर के पास ही रहे, क्योंकि पेमेंट वाला सिस्टम फिर वो डेटा जा सकता है ना बाहर, तो वही है, थोड़ा कंफ्यूजन तो आई है दूसरे अगर स्टेट हम में। व्हाइट लेबल एटीएम्स भी देखें ना जो वन ओन्ड ओनली ऑपरेटेड और वो Yes, सब होते हैं बाय प्राइवेट एंटिटी। वन ओनली है, ठीक है। तो वही वाला प्राइवेट
अलाउड है। अच्छा, व्हाइट लेबल और ब्लू में एक बार बता दो यार, याद नहीं आ रहा कुछ भी। क्या अरे यार वो व्हाइट बैंकिंग लेबल एटीएम, ब्लू लेबल एटीएम। टाटा इंडी कैश, वाइट लेबल एटीएम टाटा इंडी कैश, जिसमें मतलब एटीएम यूनी का होगा, सब कुछ शायद उन्हीं का रहता है, सिर्फ नाम बैंक वाले बैंक सिर्फ, हाँ सिर्फ बैंक पैसा डालेंगे उसमें, बाकी सर्विस प्रोवाइडर वो होंगे। नहीं, ओन्ड ऑपरेटेड और एक और चीज होती है फाइनेंस्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज ही होता है व्हाइट में तो, आई थिंक। नहीं, एक होता है ब्राउन एटीएम, वो जैसे एसबीआई के सबके अपने अपने शायद होते हैं ना एक। हाँ हाँ, ब्राउन में होता है कि बिल्डिंग बिल्डिंग उनकी होती है ऐसा कुछ, एक बार देख लो यार, बहुत कंफ्यूजन है। ब्राउन और व्हाइट शायद पता था और कौन से होते हैं यार। पिंक ग्रीन, पिंक ग्रीन, ग्रीन और ब्राउन तो देखो हर जगह ही होता है, इन्हें ये धनुष प्रोजेक्ट बना भी कर होता है। पूरा। ठीक है, व्हाइट लेबल सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटी, पॉजिटिव गारंटी वो चीज। देन आता ब्राउन लेबल। Brown label is based on the concept of sharing of cost. In brown label, ATM hardware is owned by a service provider, but the cash management and network connectivity are provided by the sponsor bank. Okay. But the ATM machine contains the logo of sponsor bank. ठीक है, सारा हार्डवेयर का जो काम है वो देखेगा कोई प्राइवेट एंटिटी, और उसके अंदर पैसा डालने का और उसका जो नेटवर्क है उसको चलाने का काम बैंक का रहेगा। ये डिफरेंस हो गया। तो मतलब एक सेकंड मुझे ना, तो मतलब सिर्फ वो ही देगी ना, जगह ही देगी प्राइवेट एंटिटी ब्राउन में। हाँ, मतलब वो जो एटीएम का जो बाहर का एक सेटअप देखते हो ना हार्डवेयर, हाँ वो दूसरी कंपनी देगी शायद, ऐसा है ना, बाकी बैंक सब कुछ प्रोवाइड करेगा, कॉस्ट वॉस्ट ये रहेगा ना, यही तो था ना। ये देख लो, यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। व्हाइट लेबल में तो अपन ने पढ़ लिया। ब्राउन लेबल में द बैंक्स आउटसोर्स द एटीएम ऑपरेशंस टू द थर्ड पार्टी, ठीक है, तो वो हार्डवेयर का सारा काम वो देखेंगे। ग्रीन लेबल एटीएम इज प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शन। ग्रीन हो गया ना ग्रीन एग्रीकल्चर, रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन वाले से। ऑरेंज हो गया फॉर शेयर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? शेयर म्यूचुअल फंड का ऑरेंज कलर होता है ना। शशांक जी का डिपार्टमेंट है ना, कहाँ गए? या नहीं आता भाई, कुछ भी कहते रहो। कोशिश करो कोशिश करो। अरे अभी तो भाई पता नहीं कि व्हाइट लेवल हो गए बहुत जल्दी हटा दिया इसमें। पिंक वाला है सच, येलो लेवल है फॉर ई कॉमर्स। या कुछ कुछ तो बहुत ही फर्जी है, इसमें अलग से दिया हुआ है ऑपरेशन। येलो है ई कॉमर्स, तो फ्लिपकार्ट से रिलेट कर लो ना। ठीक है, येलो होता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट तो ब्लू होता है। अरे नहीं, वो आप ब्लू पे मत जाओ, येलो पे जाओ। अरे ठीक है, इसको छोड़ो भाई, ये फालतू डिस्कशन है ये। कौन सा एटीएम का छोड़ो क्वेश्चन क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका सॉल्यूशन पढ़ दो कोई। Okay, so on April 6th, 2018, RBI released guidelines on storage of payment system data, advising all system providers to ensure that within a period of 6 months, the entire data related to payment systems operated by them to be stored in India. तो ये डेटा दिक्कत बोलते थे हम। तो directions are applicable to all payment systems providers authorized or approved by the RBI to be set up and operate a payment system in India under Payment and Settlement Systems Act 2007. So Act. The guidelines doesn't require the payment system to be regulated only by the public sector enterprise. So ये second statement था ना, only नहीं है. The data should include end-to-end transaction details and information pertaining to payment or settlement transaction that is gathered, transmitted, processed as a part of the payment message/instruction. For cross-border transaction data consisting of a foreign component and a domestic component, a copy of the domestic component may also be stored abroad if required. I think abroad नहीं, वो local होगा शायद, because ऐसा है ना, local they have to store. And then the system audit report from certain empaneled auditor. So ये CAG नहीं है, certain empaneled auditor should
inter alia include data storage, maintenance of database, data backup restoration, data security. Okay. ये Payment and सर्ट settlement. कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है ना इंडिया, वही है ना? वही है वही। और क्रॉस बॉर्डर में वो था कि अगर उनको कोई बहुत इंपॉर्टेंट उसमें पता नहीं कुछ ट्रांजैक्शन है तो उस केस में वो उसको बाहर ले जाके प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन वापस लाके इंडिया में उसको स्टोर करना पड़ेगा डेटा। ये तो अभी आया है ना किसी बिल में? अभी बिल तो आई थिंक नहीं चल रहा है, वो इंस्ट्रक्शन आई थी बट वो क्लियर है नहीं। आई थिंक अभी ये डिमांड कर रहे थे ना सर कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के थ्रू जो एक ऐसी बॉडी स्टेब्लिश करे जिसका अपना सीईओ और वो आरबीआई से अलग हो, क्योंकि आरबीआई पूरा कंट्रोल करके रखती है ना जितने भी पेमेंट्स प्रोवाइडर होते हैं, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉस रहते हैं। इसके लिए अभी कोई लॉस आया अभी नहीं तो ना। अभी शायद इन्होंने ये किया है कि जो ये एनपीसीआई थे ना उसमें नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स बढ़ा दिए हैं। आई थिंक शायद अमेजोन पे और पेटीएम को भी दे दिया है। जब ये पैदा हुई थी ना एनपीसीआई तब 11 थे ना, 10 और 1। वो कौन सा बैंक ऑफ एसोसिएशन था ना, इंडियन बैंक ऑफ आईबीए, और एक कोई शायद एक कोई पंजाब बैंक या कोई और बैंक भी थी ना, नहीं मतलब वो तो 10 थी तो बैंक बहुत सारी बैंक थी। हाँ 10 बैंक 10 बैंक एसोसिएशन था और एक कुछ और और। पेटीएम। अब तो वो काफी बढ़ा दिया उसको। हाँ अब चेंज हो गई है ओनरशिप। नेक्स्ट। The RBI acts as a banker's bank. This would imply which of the following? Other banks retain their deposits with the RBI. सही है ना? सही है। The RBI lends fund to the commercial banks in times of need. ये भी सही लग रहा है। The RBI advises the commercial banks on monetary matters. ये भी सही है। Advice, persuasion or moral policy. एडवाइस तो दे सकती है। हाँ एडवाइस बता दो। मतलब हम लोग जब सही बैंक लग रहा है। जाते हैं तो बैंक वाले ये तीनों चीज़ें हम लोग को कर सकते हैं। मतलब हम लोग बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, तो बैंकों के लिए आरबीआई वही करता है, वही तीनों पॉइंट जो हम लोग करते हैं, तो सेम ही है इसलिए। ऑप्शन 1 सही है। हाँ सही है ना। बिल्कुल रिवर्स सही है। रेपो में क्या देखते हैं हम लोग? रिवर्स रेपो में यही तो होता है, वो उधर जमा करते हैं पैसे। वो सीआरआर में जमा करके रखते हैं ना बैंक आरबीआई के साथ। सीआरआर में तो बैंक खुद के पास जमा करके रखता है। सीआरआर बैंक उनके पास रखते हैं ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी। देखो रिवर्स कुछ रेपो के percentage अंदर of रिवर्स रेपो के अंदर हम उधर पार्क, मतलब बैंक के पास अगर सरप्लस होता है वो आरबीआई के अंदर पार्क करता है उस पैसा को। एसएलआर किसके पास रहता है? एसएलआर वो एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट होती है ये जो खुद के अपन पास रहता है, खुद के पास ही रखते हैं, बट किसी और फॉर्म्स में रख सकते हैं जैसे गोल्ड है या सिक्योरिटीज। एक्सेट्रा। करेक्ट। सीआरआर को जो वो परसेंटेज लेते हैं ना तो वो वापस घुमाते हैं, जो मनी मल्टीप्लायर अपन समझते हैं ना, तो जैसे अगर जो भी है 8-12% तो इसी को लेकर वो वापस घुमाते हैं, आगे लोन में देते थे। इसी की वजह से मनी मल्टीप्लायर होता है इकोनॉमी में। करेक्ट। सीआरआर कैश में रखना होता है। सोल्यूशन पढ़ दो फटाफट इसका। The Reserve Bank of India act as a banker's bank implies other banks retain their deposit with RBI. RBI lend funds to the commercial bank in times of need. The RBI advises the commercial banks on monetary matters. Other function of RBI: issuer of banker note, bankers to government, custodian of cash reserves of commercial bank, custodians of country's foreign currency reserves, central clearance and account settlement. अभी था ना बैंकर्स टू गवर्नमेंट, वो पैसे दिया था क्या? like British or so. Number 3rd. Question number 3rd.
Consider the following statement. Reserve Bank of India was nationalized on 26 January 1950. The borrowing program of the Government of India is handled by the Department of Expenditure, Ministry of Finance. Borrowing program. फर्स्ट तो गलत ही है 49 था ना? अरे सॉरी, 35 था ना नेशनलाइज तो 69 में था, 69 में। हाँ 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 64 या 65 अपन का 9 9 ना, 69 में होता। यार 69 तो काफी लेट नहीं हो गया? यार रिजर्व हाँ। बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 49 में 49 हुआ हुआ था ना? 49 में हुआ था मुझे 49 हुआ था 49 हुआ था। ये 250 गलत है, ये तो अप्रैल कॉन्स्टिट्यूशन का date- 49 कुछ ऐसे डेट है ना शायद उसकी कुछ। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेट डाल के वो कंफ्यूज कर रहा है। सही कह रहा, सॉरी। इसको तो हटा दो सेकंड ये है the bond 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आई थी ना, आरबीआई। हाँ नाम RBI चेंज हो गया था एक्ट आरबीआई करके एक्ट नाम था ना? 1934 का था वैसे तो, आरबीआई एक्ट था, और बाकी हम कहते हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में है। ओके। भाई बोले हम्म। ये हमने डिस्कस किया था ना वहाँ हिल्टन यंग कमीशन हिस्ट्री में, तो वहाँ से लिंक है ये। करेक्ट। हाँ वही हिल्टन। सेकंड वाले स्टेटमेंट का बताओ। ये भी तो गलत है ना बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ अच्छा रुको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैंडल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनेंस मिनिस्ट्री ये गलत होगा ना? फाइनेंशियल सर्विस है ना ये तो। करेक्ट करेक्ट, बट ये तो नहीं है बस। हाँ ये तो नहीं। थर्ड का डी है, आरबीआई nationalized on 1st January 1949. The borrowing of the government of India is handled by Public Debt Management Cell as an interim department of Economic Affairs. Department of Economic Affairs है, Ministry of Finance. There is a proposal to set up an independent debt management body, Public Debt Management Agency. I think ये कर दिए शायद है ना, Public Debt Management Agency. Yeah. आ नहीं रहा है फाइल। Efforts to streamline the borrowing achieved. The Finance Ministry in 2016 established Public Debt Management Cell, which is to become Public Debt Agency in 2 years' time. तो क्या है कंक्लूजन निकला प्रपोज ही लिख रहा है कोई, आई थिंक लिखे ही ना, तो मे भी शायद बना नहीं है अभी तक ये। ठीक है आएगा तो भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक के अंदर आएगा करेक्ट। चलता है क्वेश्चन नंबर 4। The National Housing Bank was set up in India as a wholly owned subsidiary of which of the following? SBI, RBI, ICI, LIC. RBI. आरबीआई अभी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया ना अब तो। हाँ आरबीआई पहले था। पहले था आरबीआई। हाँ आई थिंक पुराना क्वेश्चन है मे बी। यही क्वेश्चन आया था नाबार्ड में, ग्रेड है। और मैं इसके गलती साथ करके साथ आया था। और कौन सी आती है एनएचबी जैसे और आईफाइज क्या क्या है नाबार्ड ना इसको एक बार देख लेते शायद इसमें हो शायद। भी NHB is an Exim. all Exim भी है। NHB is an all India financial institution set up in 1998
under the National Housing Bank Act of 1987. India as a wholly owned subsidiary of RBI. It is an apex agency established to operate principal agency to promote housing finance institution both at local, regional, and to provide financial and other support incidental to such institutions. The RBI has sold its entire stake in NHB to the central government for this much amount. As a result, NHB is now a wholly owned subsidiary of Government of India. तो ये चेंज भी इसने लिख दिया, 2019 में कर दिया था, पूरा का पूरा 100% ओन अब ये बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यही क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा हर नाबार्ड ग्रेड एनएचबी एक इंडेक्स रिलीज करता है ना, वो कौन सा था? हाउसिंग इंडेक्स से शायद। हाँ, वो एक्चुअली कंफ्यूजन है ना, आई मीन सिमिलर का नाम का कोई और इंडेक्स आरबीआई भी निकलता है, राइट? कंज्यूमर से रिलेटेड तो नहीं बोल रहे हैं आप? एक रेजिडेक्स होता है। हाँ करेक्ट, रेजिडेक्स। हाँ, हाउसिंग इंडेक्स होता है बेसिकली। हाउसिंग इंडेक्स कौन करता है? यही एक होगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ महुआ करती हो सकता है। वही नॉर्मली कंफ्यूजन होता है। होगा, इधर कुछ लिख तो नहीं रहा यार हाउसिंग इंडेक्स में। हम ये इंडेक्स लगा देता हूँ। Housing Price Index was launched by Home Ministry, Housing Affairs Ministry कुछ आ रहा है। हाँ, वही महुआ। HUA, Housing and Urban Affairs। करेक्ट। तो वो कंफ्यूजन रहता है। हाउसिंग इंडेक्स इज नॉट एनएचपी, करेक्ट ना? हाउसिंग इंडेक्स ही रेजिडेक्स है ना? सॉरी, हाउसिंग इंडेक्स है आरबीआई, यही कंफ्यूजन बोल रहा था मैं। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय आरबीआई, ठीक है। तो रेसिडेक्स इज रिलीज्ड बाय एनएचबी। तो आई थिंक शशांक भाई थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर देना। ठीक है यार, इसको दोनों डाल देना यार, इसको तो कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, हाँ नेक्स्ट पे आते हैं अपन। देन आता है द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक इज ऑफ इंडिया इज अप्रैल मार्च जून जुलाई अक्टूबर सितंबर जनवरी दिसंबर। सीधा बताओ। अप्रैल मार्च नहीं, अप्रैल मार्च है। नहीं, जनवरी दिसंबर जून जुलाई है। ओके, अभी कर दिया ना शायद अप्रैल से। पता नहीं यार, इसका अभी कर दिया तो याद नहीं आ रहा। दिखाना एक सेकंड वापस। क्वेश्चन नंबर 6 है। अप्रैल मार्च लिखा है। अप्रैल से ही तो होता है, 31 मार्च को हमारा खत्म हो जाता है। मतलब होली के टाइम यही तो करते हैं, नया बही खाता जो भी। The accounting year of Reserve Bank of India, which is in sync with the physical year in India. हाँ, तो ये नया होगा इसने। हाँ, पहले डिफरेंट था ना। वही मैं कह रहा था, ये वाला अभी, हाँ ये अभी किया अप्रैल मार्च को। किया इसमें। हाँ, अब मैच हो गया दोनों। इन्होंने सोल्यूशन को भी अपडेट कर दिया। हाँ, मतलब बाकी में लेके रहा था, इसको अपडेट नहीं किया। The Reserve Bank of India regulates the commercial banks in matter of liquidity of asset, branch expansion, merger of banks, winding up of banks. 2, 3, 4 तो है और ये भी है। ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में रेगुलेट करता है। ब्रांच एक्सपेंशन होता है ना कि अगर वो क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, एक सेकंड, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अगर बैंक लगा देती है, सॉरी आरबीआई अगर लगा देती है, तो वो ब्रांच एक्सपेंशन रोक देती है। मतलब अगर किसी ने पढ़ा होगा ना, उसमें 3 होते हैं, फर्दर ब्रांच एक्सपेंशन में रोक देते हैं या फर्दर हायर लेंडिंग को भी रोक देते हैं वो लोग। करेक्ट, टाइट कंट्रोल डाल देते हैं। हाँ, तो इसी कारण लेकिन तो पूरी तरीके से कंट्रोल कहना भी सही नहीं रहेगा ना। पूरी तरीके से भी कहाँ कंट्रोल करता है। कंट्रोल नहीं, मुझे लगा रेगुलेट करना वो सही वर्ड है, इसीलिए हाँ, इन्होंने regulation। कंट्रोल नहीं डाला है, रेगुलेशन डाला है। पीसीए में 4 आर थे ना। कोई कैपिटल भी तो देखा जाता है ना, कितने का कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद वो ब्रांचेस खोल सकता है, तो वो भी तो रेगुलेशन में ही आएगा। हाँ, आरबीआई का काम ही रेगुलेशन है ना। हाँ, और मर्जर ऑफ बैंक्स तो अपन देख ही चुके हैं, अभी 14 और आई है
जिसको कर सकते हैं। मर्जर ऑफ बैंक आरबीआई हाँ करती है क्या? ये तो करेक्ट करेक्ट, ये उन्होंने पॉइंट थोड़ा अलग लग रहा है ना, मर्जर गवर्नमेंट करता है ना। ये ये फाइनली गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। मिनिस्ट्री की बात होता है ना, हम्म कैबिनेट क्या जी? कमिटी इकोनॉमिक अफेयर्स लेती है ना सारे डिसीजन इसमें। हाँ हाँ करेक्ट। हाँ हाँ, तो 3 गलत हो गया। अब देखिए 3 जिसमें है वो तो गलत है, तो हाँ रहा ए 1 and होना 4 ही चाहिए। होगा। ये ऑप्शन एक लक्ष्मी विलास बैंक नहीं था बचा ना ना। जिसको वाइंड अप करा था इन 4, मतलब लक्ष्मी विलास बैंक जिसका कुछ स्कैम हुआ था, विमेन का फर्स्ट बैंक। वो तो नहीं, शायद वो तो आईबीसी में था ना शायद, वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट में शायद उसका केस चला था ना, वो तो आई थिंक उसको दे दिया ना, सिंगापुर का डेस्टिस बैंक था उसको दे दिया। उसका लिक्विडेशन हो गया था। हाँ, अच्छा, सिंगापुर वाले को ब्रांच दिया था। एक्सपेंशन नहीं आएगा मतलब ना। आएगा मुझे लग रहा है। ब्रांच एक्सपेंशन नहीं लग रहा है मुझे, देखिए तो आंसर्स। ऑप्शन 1 आरबीआई and का 4 क्या है? भैया जी आंसर डी है। ओ भाई, लग सब गए। है ना, आरबीआई, हाँ सब है सब है। सब मुझे तो लग रहा है। RBI is called Bankers Bank and regulate banking sector in India. By this mechanism, CRR, SLR, etc. It keeps a check on the liquidity of assets. Moreover, RBI also set rules and regulations concerning merger of banks, their winding up operations, and branch expansion. Amalgamation, merger of two banks require RBI approval. भाई ऐसा लग रहा है कि वो जो 5 करोड़ सवाल नहीं होता 1 करोड़ के बाद, वही हार गए, तो पूरा पैसा ही हार गए। Correct. कुछ तो सीखने लेकिन को अगर मिला। इसमें ऑप्शंस का हो जाता ना कि अगर थर्ड वो जो ब्रांच एक्सपेंशन इंक्लूड किया होता तो डिफिकल्ट हो जाता आंसर करना। ये ऑप्शंस ऐसे थे इसलिए डी कोई लगा सकता था अगर किसी को एक्सपेंशन का। नहीं, ब्रांच एक्सपेंशन का है क्लॉज, 25% नहीं वही आउटर एरियाज में करना है, तो वो कंट्रोल तो करता ही है ना। शायद मेरे को लेकिन लगता है शायद हम परमिशन लेना वो पड़ेगा, वर्ड से मतलब। थोड़ा हटके चले गए ना, बिकॉज रेगुलेशन लिखा है तो हमने अप्रूवल मान लिया मर्जर को, राइट। ये हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल करेक्ट। करती है। तो क्वेश्चन में वो नहीं भावनाओं पूछा में खो था। गए भाई। छोड़ो छोड़ो ओके, छोड़ो, कोई बात नहीं, होता है। So, Global, consider the following statements. Global Trust Bank has been amalgamated with the Punjab National Bank. The second report of Kelkar Committee dealing with direct and indirect taxes has maintained its original recommendation, including the abolition of exemption relating to housing loans. आइडिया का किस तरह का क्वेश्चन था ये? केलकर के लिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट दोनों के लिए था क्या, या एक ही के लिए था? केलकर अभी अपने कहीं पढ़ी तो हाँ, थी। केलकर कमेटी ने ही जीएसटी रेकमेंड किया था, वो भी है। हाँ हाँ, तो फाइनेंस तो होगा कमिश्नर ना। शायद रहे हैं ना केलकर। हाँ, मेंबर होंगे शायद। उनका बी था ये तो only. So Global Trust Bank has been amalgamated with Oriental Bank of Commerce. The merger took place in 14 August 2004. काफी पुराना क्वेश्चन है। केलकर टास्क फोर्स ऑन FRBM मेजर इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, ठीक है, ये इसकी टास्क फोर्स थी। डायरेक्ट टैक्सेस पे इनकम टैक्स, नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 1 लाख, 20% टैक्स मिनिमम। एक सेकेंड, इसको प्रेजेंट से करते हुए चलते हैं। अभी नो टैक्स कब तक है? 2.5 लाख तक। 5 लाख नहीं कर दिया क्या? नहीं 5 लाख किया है, 5 ही 5 लाख किया ना, कर दिया। 5 है। 20 हाँ इस साल बजट में हाँ बढ़ा दिया 2020 में 5 लाख किया। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है 20% टैक्स ऑन हमारा इनकम। टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है अभी? 11 से 12% है ना शायद। 16 समझ रहा था। क्या? आई मीन पता नहीं, उतना ही होगा, लाइक 10 to 15 ऐसा रेंज में ना। क्योंकि मुझे क्वेश्चन इतना बताओ। डेटा याद है कि 5.6 16 समथिंग परसेंट डायरेक्ट है और 6 पॉइंट समथिंग परसेंटेज इनडायरेक्ट टैक्स है। इस समय इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा बढ़ गया है रेशियो। ओके। वो ये 16% डेटा तुम स्टेट का मिला के, एक सेकंड, 16% जो तुम बोल रहे हो वो भी हो सकता है। 17% वो स्टेट का मिला के, स्टेट का शायद 5% है मिला के, ऐसा 5.5 ओके। ठीक। बहुत
डायनामिक है ना अभी, आई थिंक कोविड के बाद निकलेगा तो और पता नहीं कितना नीचे चला जाएगा ये। 2020 का 9.88 है, अच्छा कम हो गया होगा ना। लोवेस्ट इन 10 अभी years। कोविड के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स तो आए नहीं कई महीने, तो बट जीएसटी तो रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है ना अभी। हाँ उसका अभी वो 1 महीने में हुआ है ना। उससे पहले अगर लॉकडाउन देखो उस टाइम तो जीरो ही कलेक्शन था नियरली। डायरेक्ट टैक्स में वो भी आता ना कॉर्पोरेट टैक्स, शायद कॉर्पोरेट ने टैक्स ही नहीं दिया, उनका कुछ हुआ नहीं, तो शायद हो सकता है डायरेक्ट टैक्स कम हो गया। कॉर्पोरेट का भी हो गया क्योंकि सेल्स पे रिप्रेजेंट करेगा ना वो कितना टैक्स करेंगे, और जीएसटी कलेक्शन भी एक चीज होता है, तो दोनों से ही नहीं आ रहा था, तो वो पता नहीं कितना रहेगा, तो वो देखना पड़ेगा आई थिंक कोई समथिंग बोल अथॉरिटी। रहा था कुछ 9 पॉइंट समथिंग। हाँ 9.88 अभी तो 2020 के लिए दिखा रहा है। मे बी सर्वे में कुछ मेंशन किया होगा, आई मीन लास्ट ईयर साल का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 20% ऑन इनकम बिटवीन 1 lakh and 4 lakh। क्या 30% tax on income over 4 lakh. Scrap all exemption except those meant for housing loan, senior citizens and women. ये वोल्ड है ना, वोल्ड हाँ रिकमेंडेशन। क्यों पड़ रहा है इतना ओल्ड ओल्ड? हाँ हाँ मतलब ये रिकमेंडेशंस है उनकी, तो हाँ, वो मतलब है 2004 का वो कमेटी था ना, तो आई थिंक यू कैन स्किप दिस ना। सही कॉर्पोरेट टैक्स सही। इस समय कितना है? 35 ना? क्या 15? कॉर्पोरेट टैक्स 15 15 है। नए वालों के लिए, जो स्टार्टअप्स है ना, जो नए शुरू हुए हैं उनके लिए है, और जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए 22% है। और यही SEZ में कितना है? सीजन में बहुत कम कॉर्पोरेशन होगा। टैक्स, हाँ कॉर्पोरेशन टैक्स तो आई थिंक उतना ही होता है। नहीं, उनके लिए वो मिलता है, एग्जाम्पशन टैक्स हॉलिडे मिलता है फर्स्ट 5 years के लिए। अच्छा हाँ टैक्स हॉलिडे। और प्रमोट करने के लिए कम लेते हैं शायद उनसे। अभी देखो एक कॉन्सेप्ट आ रहा था ना न्यूज़ में, नाउ हमारा टैक्स है 15% एंड ग्लोबल कॉर्पोरेट जो मिनिमम टैक्स वो प्रपोज करे दैट इज आल्सो 15%। मीन अगर हो गया ना तो लेवल प्लेइंग हो जाएगा, ऐसा कुछ। Consider the following statements regarding monetary policy. So it decides RBI's benchmark interest rate. It is a सही है। 12-member body including governor of RBI and is reconstituted every year. Every year तो नहीं, 6 कितने member members body। होंगे? हाँ, कितने it functions under the chairmanship of Union Finance Minister. ये तो नहीं है, RBI का गवर्नर हाँ। RBI गवर्नर बैठता है, और गवर्नमेंट के कितने आदमी बैठते हैं? होते ना। 3 दो, 3 होते हैं। हाँ 3 गवर्नमेंट के और 3 वहाँ से। आरबीआई के। RBI अभी इसका टाइमलाइन खत्म होने वाला था ना, जस्ट कुछ। इसी साल शायद खत्म हुआ है, 2016 से 21 तक था ना। करेक्ट, 5 years। करेक्ट। और कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था एमपीसी? वो रंगराजन। नहीं, जो वो नाराज आगे होके गवर्नर चला था गया, ना, जो नाराज होके चला गया। रघुराम राजन। उर्जित पटेल। उर्जित उर्जित पटेल। हाँ उर्जित पटेल। मृणाल चिल्ला चिल्ला के बोलता था। ठीक है। ओके, 8 का 1 ओनली है। तो एमपीसी बेसिकली कंस्टिट्यूटेड which is tasked with framing monetary policy tools like repo rate, reverse repo, bank rate, cash reserve ratio. It was instituted by the central government of India under section 45ZB of the RBI Act 1934. उर्जित पटेल जी की कमेटी थी, 6 मेंबर्स थे, 3 फ्रॉम द RBI and 3 nominated by the government। ठीक है, जो नॉमिनेटेड थे उनको वापस रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं था इसके अंदर। ठीक है, और डेप्यूटी गवर्नर वाज आरबीआई इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विल बी अ मेंबर एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बैंक। Selection and terms of member. So the government nominees to the MPC will be selected by a search cum selection committee under the cabinet secretary। ठीक है, search cum selection committee उन एम्प्लॉइज को नॉमिनेट करेगी, सॉरी उनको फाइंड आउट करेगी जिसको गवर्नमेंट आगे नॉमिनेट करेगी, with RBI governor and economic affairs secretary। ठीक है, and 3 expert in field of economics, banking, finance and monetary policy as its member। तो टर्म की बात करें तो members of MPC will be appointed for a period of 4 years। ठीक है, and shall not be eligible for reappointment।
How decision are made? Decision are made by majority vote, with each member having a vote. The RBI governor will chair the committee. The governor, however, will not have a veto power to overrule the other members of the panel, but will have a casting vote in case of a tie. तो उसके पास एज सच कोई वेटो तो नहीं है, बट हाँ अगर टाई हो जाता तो वहां पे उसके पास एक कास्टिंग वोट। स्पीकर की तरह है। करेक्ट, स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। With reference to the Indian economy, consider the following: bank rate, open market operation, public revenue, public debt. Which of the following are the components of monetary policy? बैंक रेट तो होगा, बैंक रेट होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रुको हाँ सिर्फ 1 2 है ना। मॉनेटरी पॉलिसी का ओपन मार्केट, हाँ ओपन मार्केट होता है उसके अंदर। पब्लिक रेवेन्यू, हाँ पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेथ से नहीं लेना देना होता मॉनेटरी पॉलिसी। तो 1 and 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 ऑप्शन से तो ये सारा ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, marginal standing facility that is MSF, and liquidity adjustment facility LAF. Qualitative instrument refers to direct action, change in margin money and moral suasion. ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आ जाता है, क्वांटिटेटिव में ये सारे ऑपरेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। When the Reserve Bank of India reduces the SLR by 50 basis point, which of the following is likely to happen? India's GDP growth rate increases drastically. Foreign institutional investors may bring more capital into our country. Scheduled commercial bank may cut their lending rates. It may drastically reduce the liquidity to the banking system. सी होगा फर्स्ट और डी कह रहे हैं। नहीं सी कह रहा हूँ, कैट। हाँ समझा तो थोड़ा। ए और डी में तो ड्रास्टिकली है। काफी मनी सप्लाई से कनेक्ट करो, मनी सप्लाई से कनेक्ट करो। एसएलआर अगर बढ़ाएगा तो इसका मतलब है बैंक्स को ज्यादा रखना पड़ेगा अपने पास पैसा। बढ़ा नहीं रहा, घटा रहा है। हाँ मतलब एग्जांपल दे रही हूँ। अच्छा, और अगर कम करेगा तो कम रखना पड़ेगा, जिससे लिक्विडिटी बैंक के पास बढ़ेगी और वो मार्केट में घुमा सकता है ज्यादा पैसे। समझ गया शाश्वत? ओके हाँ जी, धन्यवाद। इंटरेस्टिंग है। हाँ ये सब हमने देख लिया। SLR is fixed by RBI and is a form of control over credit flow in India. Any reduction in SLR frees up the cash for the bank to lend. As a result, bank may reduce the lending rate. The government uses SLR to regulate inflation and fuel growth. Increasing the SLR will control inflation in the economy, while decreasing the SLR will cause growth in the economy. Question number 11. Okay, the terms marginal standing facility rate and net demand and time liabilities sometimes appearing in news are related to banking operations. Okay. इसका वो भी पढ़ दिया यार आंसर। So deposits जो भी है, deposits are liabilities of the banks. So liabilities are classified into time and demand liabilities. So first, if you see time liabilities, money deposited in fixed deposits. So time angle है ना, so fixed deposits, cash certificates and gold deposits. So demand liabilities is money deposited in savings account, money deposited in current account. So this is demand liabilities, demand draft and unclaimed deposits. So next, coming to MSF. MSF is a window for banks to borrow from RBI in an emergency situation when interbank liquidity dries up. तो यही बोलते हैं ना ओवरनाइट बोरोइंग। हाँ, इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है ना।
Correct. 0.43 प्लस कर देते हैं रेपो रेट से, मतलब कुछ प्लस है। इसका कोई एक वो होती है ना, पूरी 3 होते हैं, क्या कहते हैं उसको, विंडो है ना जिसमें तीनों है, इधर प्लस, देखना पड़ेगा मुझे। इसका वो फॉर्मूला पता है कि मतलब कितना Denver है? Buck. क्या बोला? इसका फॉर्मूला पता है क्या कितना है? इंटरेस्ट रेट हाँ अब तो रेपो रेट से कनेक्ट कर रेपो दिया है बराबर ना, होता है ना। हाँ तो जितना रेपो रेट होता है उसका प्लस माइनस होता जाता है, मतलब कितना परसेंट, आई थिंक। आई थिंक आप शायद MCLR का बता रहे हो। ओके, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तो बैंक्स के लिए होती है ना। आई मीन जनरली प्लस 0.5 ऐसा कुछ होता है ना, प्लस 0.5 या प्लस 0.25। तो कोई चेंज किया, अभी किया हुआ प्लस में शायद ज़्यादा कर दिया, उसमें नेगेटिव में कम कर दिया है, ऐसा कुछ किया ना। Another difference with the repo rate is that the banks can pledge government security from the SLR quota to up to 1% under MSF. Then even if SLR comes below 21.5, banks need not pay any penalty under MSF. 1 परसेंटेज पॉइंट हायर रेपो रेट से होता है, देखो यहाँ पे सेकंड में। मतलब 1% हायर होगा ना। अभी सारा ही उससे कनेक्ट कर दिया है शायद, रेपो रेट से। वो उसको कर दिया ना, पहले MCLR से वो करते थे, तो MCLR में क्या होता था, बहुत सारे कंपोनेंट हो जाते थे, तो उससे जो एक्चुअल मॉनेटरी ट्रांसमिशन होता था वो नहीं हो पाता था। उन्होंने बोला कि भैया तुम MCLR छोड़ो और एक्सटर्नल बेंचमार्क से तुम लिंक कर दो, तो उन्होंने बहुत सारे, मेरे ख्याल से 4 बेंचमार्क दिए थे। रेपो रेट था, 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड था, और एक दो और थे जो मेरे को याद नहीं आ रहे, बट ये 2 थे, इनमें से किसी के साथ आपका मन करे उससे लिंक कर दो। ये आई थिंक ने रेपो रेट के साथ ही लिंक कर दिया, बेटर मॉनेटरी ट्रांसमिशन हो पाएगा। The next question, 12th. 12. Consider the following statement. The repo rate is the rate at which banks borrow from the Reserve Bank of India. Second is a value of 1 for Gini coefficient in a country implies that there is perfectly equal income for everyone in the population. Second वाला गलत है। जो अभी पढ़ा ना, 1 इनइक्वालिटी के लिए होता है। हाँ, तो पहले का बता दो, अभी भी कंफ्यूजन है। पहला तो नहीं, सही पहला है। तो सही है। दिक्कत बता शाश्वत, तेरे को क्या हो रही है, तेरा एक्सप्लेन करें आज हम। क्या जी? दिक्कत क्या हो रही है देखो पहले वाले में, ये बता। वैक्सीन का मैं साइड हर कंफ्यूज हो जाता हूँ बस। देखो, रेपो रेट मतलब बैंक लेगी रिजर्व बैंक से, और रिवर्स है तो वो रिवर्स हो जाएगा, आरबीआई लेगा बैंक से। फ्रॉम आरबीआई होता है, बाई आरबीआई। हाँ, ठीक है, ठीक। रिजर्व दूसरा रिवर्स, इन दूसरा दोनों क्वेश्चन में एक चलता है, साथ कर लो। कोई नेक्स्ट निकाल लेंगे। 12th का A आ गया, ठीक है, सही था, बाकी सब देखा हुआ है अपन ने। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भाई थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। तो the bank are required to maintain a certain ratio between the cash in hand and the total asset. This is called SBR, SLR, CBR, CLR. अभी SLR करा था ना, बी हो गया। हाँ, एक्सएलआर। हाँ, तो अब आते हैं, in the context of Indian economy, open market operation refers to borrowing by scheduled bank from RBI, lending by commercial banks to industry. ये तो गलत है। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। ठीक है, या इसमें ऑपरेशन ट्विस्ट पता है किसी को? ये दोनों काम करते यूएस वाला ना?
लॉन्ग इसमें टर्म को रेपो देते रेट भी हैं। बढ़ा देती है और ओएमओ एक साथ करती है, शायद वही होता है क्या ऑपरेशन ट्विस्ट? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से कुछ था ना ऐसा रिलेशन ट्विस्ट हाँ का? ब्रॉडली लॉन्ग टर्म का रेट दे वांट टू रिड्यूस ना। हाँ, या शॉर्ट टर्म का रिड्यूस कर रहे थे, शॉर्ट टर्म में हाई होता है ना शायद। रिव्यू शायद करते हैं। नहीं, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हमारा जो भी रेट्स है ना वो बहुत हाई है, तो इसलिए वो ट्विस्ट करके आई मीन ओवरऑल ब्रॉड ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में रिड्यूस करना है इंटरेस्ट रेट, राइट? करेक्ट करेक्ट, लॉन्ग टर्म में रिड्यूस करना, जैसे अभी बोला ना कि एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करना उसको, तो उसमें क्राइटेरिया ये भी दे रखा था कि 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड जो रहेगा, तो अगर ज्यादा मतलब वो उसमें बॉन्ड यील्ड कम रहेगा 10 ईयर वाले में, तो लोन सस्ता होगा लोगों के लिए। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following is not most likely measure the government and RBI takes to stop the slide of Indian rupee? तो वापस repeat करना है यार, is not the most likely measure, ठीक है, तो गवर्नमेंट या आरबीआई लेगी in case there is slide of Indian rupee. The first is curbing imports of non-essential goods and promoting export, encouraging Indian borrowers to issue rupee-dominated masala bonds, C, easing condition relating to external commercial borrowing, D, following an expansionary monetary policy. ए से बढ़ेगा ना? ये तो आई थिंक इतना कोई कॉमनेंट वो नहीं है, बाकी डी इसका आंसर होना चाहिए। नहीं, मैं इसको 1 by 1 देख रहा था कि मतलब उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो ए से तो नहीं होगा, ए से तो बढ़ता है शायद। डी से भी बढ़ेगा ना? हाँ, मसाला बॉन्ड से भी बढ़ेगा ना? ए का एक्सप्लेन करो एक बार। इंपोर्ट कट करते हैं तो अच्छा, हाँ, और एक्सपोर्ट्स प्रमोट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोट कर रहे हैं ना, तो हम बाहर का करेंसी इंडिया में लेके आ रहे हैं और इंडिया का करेंसी बाहर में भेज रहे हैं। ये रिसेंट है ना, ये मैं गलत करके आया था, मुझे अचानक से याद आ गया। कौन सा क्वेश्चन? कुछ ये नहीं वाला पूरा इधर। रिसेंट है। 15वां, क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following is not the most likely measure? अच्छा, ओके, आगे बढ़ो। अच्छा, नॉट लाइकली पूछा है इसमें। हाँ मतलब नॉट लाइकली मतलब एक्सपेंशनरी वी विल नॉट डू ना, हाँ, यही है और क्या। बिकॉज सभी तो अच्छा लग रहा है, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, मसाला बॉन्ड, वो सारा अच्छा अच्छा मेजर्स। यही हाईलाइट हो रहा है, तो एक्सपेंशनरी करने से और ज्यादा स्लाइड कर जाएगा वो चीज। सही। क्वेश्चन नंबर 15 था डी, वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी इन जनरल depends on demand and supply of other currency vis-a-vis rupee. Any shortage in supply or excess of a demand of a currency will lead to a slide in the value of rupee in relation to that currency. In other words, market forces decide the value of currency vis-a-vis rupee. Curbing of imports will cause a decrease in the rate of reduction of forex. Encouraging Indian borrowers to issue rupee-dominated masala bond will shield Indian companies from fluctuation in dollars or other currency rates. Hence, any increase in dollar rate will not burden Indian companies with paying more in dollars. Then, easing condition relating to external commercial borrowing will increase the supply of foreign currency in domestic market. Last is, following an expansionary policy will lead to inflation in the economy. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था, अगर वो हमारा रूपी है वो डिप्रिशिएट कर रहा है, गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई उस वक्त क्या मतलब करना, इनमें से कौन सा स्टेप नहीं करेगी एक्चुअल में कि हमारा जो रुपी बहुत ज्यादा अवेलेबल हो रहा है सबके पास, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो कंट्रोल करना है अपन लोग को बस। अच्छा, तो इसमें यहाँ पे लगना चाहिए कि एक्चुअली इसने रिलेट किया कि डॉलर और मनी का जो एक सप्लाई, सॉरी डॉलर और रूपी का सप्लाई होगा ना, अगर रूपी मार्केट में ज़्यादा होगा तो रूपी डिप्रिशिएट करेगा, अगर डॉलर ज़्यादा होगा मार्केट में तो हमारा रूपी अप्रिशिएट करेगा।
उसी का रेशियो। तो अगर हम इंपोर्ट कम कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारा इंपोर्ट कम कर देते हैं और एक्सपोर्ट प्रमोट करते हैं, तो एक्सपोर्ट से डॉलर ज़्यादा आएगा, तो रुपी अप्रिशिएट करेगा ना। तो पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो इसी तरह सारे इसी तरह है। बाकी में रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स का भी यही मकसद था कि डॉलर से फ्लक्चुएट नहीं करेगा रुपी। भी सही हो गया क्योंकि डॉलर रुपी में हो गया। थर्ड वाले में भी अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ईज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि डॉलर फिर से आ रहा है मार्केट में, तो फिर से रुपी नहीं स्लाइड करेगा, नीचे नहीं जाएगा। इसीलिए फोर्थ वाला था सही था कि अच्छा, समझ सबसे गई। अलग है। थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question In in the the context context. of Indian economy, which of the following is or are the purpose of statutory reserve requirement? To enable the central bank to control the amount of advances the bank can create. हेलो। Hello. आ रही है आवाज। तो SLR का बताओ। To enable the central bank to control the amount of advances the banks can create. हाँ, ये तो होता ही है ना। SLR तो अगर वो फिक्स करते हैं करेक्ट 40% सेव है ना, करेक्ट करेक्ट 40। 40% तक कर सकते हैं ना। अभी अपना 18 है। एक सेकंड, क्या बोल रही हूँ? तो ये स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट में दोनों ही आ जाता है, सीआरआर और एसएलआर दोनों ही आएगा। हाँ, उसमें दोनों आ सकते हैं। हाँ, ठीक है। फर्स्ट तो सही है। सेकंड है टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक्स सेफ एंड लिक्विड। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स। ये तो काफी नेगेटिव स्टेटमेंट है। हाँ, नेगेटिव हो गया तो। To force the banks to have sufficient vault cash to meet their day-to-day requirements. I think इसके लिए डे टू डे में ये यूज नहीं कर सकते SLR, तो नहीं। हाँ, डे टू डे B. वो रिजर्व ही रहता। ऑप्शन में उस 3 और 4 कैंसिल कर दो। 3 है ही नहीं तो 1 2 बचा। 1 2 B. क्वेश्चन नंबर 16 था ये। 16 का बी है 1 2। सही जवाब 10,000 रुपए। ठीक है। तो SLR and CRR is maintained to ensure that banks have sufficient liquidity in order to handle any rush of bank withdrawals and is more of a safety measure. The RBI increases the SLR CRR when it wants to suck out the liquidity from the banking system and reduce lending capacity. अकेले हैंडल कर लिया भाई पूरा। सही है। An increase in the bank rate generally indicates market rate of interest is likely to fall. Central bank is no longer making loans to commercial banks. Central bank is following an easy money policy. Central bank is following a tight money policy. ये बताओ। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट ए क्यों नहीं लग रहा है तुम लोगों को? अच्छा, नहीं नहीं होगा ना। रेट कैसे फॉलो होगा ना, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका डी आंसर होना चाहिए था 17। इसको हॉकिश स्टैंस बोलते हैं ना, वही है ना हॉकिश। और जो कम करना उसको डॉविश बोलते हैं शायद। डॉविश, करेक्ट। डियर मनी भी बोलता है, डियर हॉकिश और टाइट। कहाँ आज पढ़ लेते भाई। बड़ा भाई सॉल्यूशन। Tight or contractionary monetary policy is a course of action undertaken by a central bank to slow down overheated economic growth, to constrict spending in an economy that is seen to be accelerating too quickly, or to curb inflation when it is rising too fast by reducing liquidity. So bank rate a lending rate at which commercial banks can borrow from RBI without providing any security. Rising bank rates increases the cost of borrowing for banks, and interest rate raises thus
Liquidity decreases as loans become expensive. ठीक है. ऑलराइट, तो आज का अपन यही वाइंड अप करते हैं, 4 बज गया है। Chapter. 2 ही क्वेश्चन है, फिर खत्म हो और 2 ही जाएगा। क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। क्यों, मैं देखो पढ़ लेता हूँ जल्दी जल्दी। अबे 2 क्वेश्चन कहाँ है, काफी है अभी तो। मतलब सेगमेंट खत्म हो जाएगा। सेगमेंट का अच्छा, खत्म हो सेगमेंट, हाँ ठीक है, पढ़। आज इकोनॉमिक सर्वे नहीं करा क्या? क्या? सर्वे नहीं होगा क्या Economic आज? survey. अरे आज वो लेट हो जाएगा ना फिर। एक पन्ना कर लो, कर लेते हैं Match पन्ना के लिए. 15 मिनट में, और क्या कम से कम। ना मैच तो शुरू नहीं हुआ है ना। अरे मैच नहीं है भैया, कल के लिए छोड़ देना। क्या? क्या 15 मिनट कर लेते कौन सा हैं। मैच चल रहा है? अरे कबड्डी का मैच है, इंडिया और उसका इंग्लैंड का। तो बैटिंग की बात सेगमेंट ओ। खत्म कर ले पहले। 18 और 19 के क्वेश्चन पहले चलो ये 2 खत्म कर लो, बाकी वो थोड़ा उसको नेक्स्ट में देख लेंगे, वो टाइम लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो। ओके ओके। ठीक है। The lowering of bank rate by the Reserve Bank of India leads to more liquidity in the market, less liquidity in the market, no change in the liquidity in the market, mobilization of more deposit by the commercial banks. चलो आगे शाश्वत को बताने दो। जल्दी बताओ शायद। बैंक नहीं आता है। ए होगा क्या? सही है, आप जीत गए। कहीं बाजी मार गया भाई। कभी कभार लगता है हम ही भगवान है, छोड़ो। तो एक इनका ए था, ठीक है। तो बैंक रेट इज द lending rate at which commercial banks can borrow from RBI without providing any security. Lowering bank rate decreases the cost of borrowing for banks and interest rate falls, thus liquidity increases as loans become cheaper. 19th. Then आता है, when the Reserve Bank of India announces an increase in the cash reserve ratio, what does it mean? Commercial bank will have less money to lend. The Reserve Bank of India will have less money to lend. Union government will have less money to lend. Commercial banks will have more money to lend. शाश्वत ही बताएगा। तो बताओ भाई। जल्दी भाई, बताओ फिर। रुको यही होगा शायद। यही भगवान है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मतलब। गए 10,000 भगवान नहीं हो, भगवान। 20,000 का क्वेश्चन पार कर लिया भाई। सबके अकाउंट में 10,000 भेजोगे? हाँ 10,000 दे दो भाई, ठीक है। मेरे को दे देना लेग पीस, ठीक है। सुनो, IB हो जाएगा ना तो देते। ठीक है, चलो देन अपन वाइंड अप करते हैं आज। कल फिर अपन, मतलब वो थोड़ा ग्राफ्स के चक्कर में आज थोड़ा लेट हो गया, आधा घंटा वहीं लग गया अपना। बाकी कल अपना नहीं रहेगा तो जल्दी हो जाएगा वो, ठीक है। ग्राफ भी पहली बार सुने थे, उसमें तो 2-3 ग्राफ तो गेट्स हाँ वो लास्ट वाले ग्राफ जो थे सारे पहली बार ही सुने हुए थे। 2 ग्राफ तो उसमें अभी समझ में नहीं आया, उनको देखना पड़ेगा। डिफरेंस और फिर किंग। वो ATM का जो लिखे है ना, कोई बस अपलोड कर दो ना, वो जो यार मृणाल वाले नोट्स फॉलो जो करता है वो उसके पास होंगे, उसमें है ना। हाँ मैं देख रही हूँ। अच्छा, मृणाल के नोट्स वही पढ़े हो ना जो PDF है जो अभी? हाँ वही 700 पेज वाली। हाँ हाँ 800 वाली। मेरे से हिम्मत नहीं। यार कितने मेहनती बच्चे हैं यार। वही पढ़े हो। नहीं, उसके लिए पहले एक वीडियो बार देखना बताओ। पड़ेगा, ऐसे PDF से समझ में नहीं आएगा। सुनो वीडियो को मेरे लिंक को करने डाउट दो। क्लियर करवा, ठीक है। यार वो अगर लगता है कि इकोनॉमिक्स PDF में निकाल के ना साइड में रख लिया को तो उससे बेटर जल्दी हो जाएगा, मतलब क्योंकि उसमें लगभग हर चीज तो कवर कर ही देते हैं वो। वीडियो की लिंक कहाँ मिलेगी बताओ पहले। क्या वीडियो की लिंक भेज देना है कहीं कोई यार, ठीक है। यार ऑन वीडियो कर रहा है हाँ भाई। हाँ हाँ, पता है वीडियो का वीडियो लिंक भेज कितने? दिए। 65 वीडियोस है और 2.5 घंटे के। 65 पहले तो बहुत भाई। कम होते थे सिलेक्टेड ना, सिलेक्टेड करना अपन लोग कुछ नया वाला टर्म्स फॉर्म्स। लॉकडाउन में कोई काम नहीं, मृणाल के पास वीडियो बढ़ा दिया। अनअकैडमी पैसे देते हैं। अनअकैडमी में हो रहा है।